हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज के क्लास सेशन के अंतर्गत हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 6 पर बात करने वाले हैं। और प्रॉपरली जब तक एक बार इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मैं हर लेक्चर में ये बात कह रहा हूँ कि ये बायोमॉलिक्यूल है, इतना आसान नहीं है। बायोलॉजी वालों के लिए तो खास करके आसान नहीं। तो ईमानदारी से पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। छोटा सा लेक्चर है आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड्स पे। किस पे बात करेंगे आज हम लोग? लिपिड्स पे। अब तक हम लोग बात कर चुके, पॉलीसेक्राइड्स पे बात हो गई, इसके पहले प्रोटीन पे बात हुई, अमीनो एसिड पे बात हुई, और इसके पहले इंट्रोडक्शन इसका हुआ था। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बेटा, सबसे पहले हमें यह जानना है कि लिपिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर ये जान जाए कि लिपिड क्या होता है, और ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लिपिड क्या है और उसका रासायनिक संगठन क्या है। जब हमने स्लरी को छान करके देखा था, पहले लेक्चर में, दूसरे में, दोनों में बताया मैंने कि किस तरीके से हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं। तो ये दोनों तरफ जा रहा था। स्ट्रिक्टली ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि इसका जो अणुभार है वो कम होता है, माइक्रो की तरह होता है, लेकिन ये फिल्टर होकर के एसिड पूल में नहीं आता है। और एसिड पूल में ना आने का कारण इसकी घुलनशीलता से था, अणुभार से नहीं था। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरह से पढ़ लेते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ लेते हैं, और वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए अणुभार के आधार पर तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। चलिए बात करते हैं रासायनिक संगठन की। तो पुरानी बात थी। तो रासायनिक संगठन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो लिपिड होता है बेटा, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। राइट। दूसरी बात एक यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे कि मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड्स में एक बात बताई थी कि CnH2n कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। इसी तरीके से यहां पर बात की जाएगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन लिपिड इज ऑलवेज लेसर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कार्बन के तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। खास बात ध्यान रखें, मैंने क्या कहा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर थी, लेकिन लिपिड के साथ बेटा ऐसा नहीं है। लिपिड के साथ कैसा है कि कार्बन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसमें क्या बताया मैंने कि सदैव लिख दे यार चुन्नू मुन्नू, तुम लोग जो है लिखने के बड़े शौकीन हो। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको कि फैट या लिपिड में कार्बन की संख्या की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? कम पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा आगे की अगर बात करें, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, समटाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड। कभी कभी कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जैसे लेसाइथिन हो गया, इनमें क्या क्या पाया जा सकता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेसिक रूप से जो हमारे लिपिड है वो इन्हीं तीन पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। किससे किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा भी देखा गया कि कुछ लिपिड ऐसे हैं जिनके रासायनिक संगठन में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंस होता है।
क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर इनकी बात करें घुलनशीलता की, ये भी एक मुद्दा है लिपिड के बारे में। तो बेटा एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि इनसॉल्युबल इन वाटर, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी जो लिपिड होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, घुलनशील नहीं है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी तेल पानी में घुलता है? नहीं घुलता। तेल क्या है? एक प्रकार का लिपिड है। घी कभी पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का लिपिड है। क्लियर हो गई बात इतनी। सॉल्युबल इन non-polar solvent like the chloroform, ईथर, बेंजीन, इनमें ये घुलनशील होता है, जो भी नॉन पोलर कंपाउंड। देखो ऐसा था ना, आपको जब मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसमें एक ऐसे इस तरीके से ये यहां पर अगर देखें आप तो ये पोलर हेड पाया जाता है, और ये जो पोलर हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो ध्रुवी शिरा होता है इसका, ये कैसा होता है? जलरागी होता है, जलरागी होता है। लेकिन इसकी जो नीचे वाली पार्ट आप देख रहे हो, ये चीज ये होता है नॉन पोलर, इसकी होती है नॉन पोलर टेल होती है, और इस नॉन पोलर टेल के कारण, अधुरी पूंछ के कारण ये जल में ये कैसी होती है? ये जल विरागी होती है, ये जल विरागी होती है। जल विरागी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। और इसी नेचर के कारण ये पानी में घुलनशील नहीं होते, बल्कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जो अध्रुवी प्रकार के विलायक होते हैं उनमें ही इसे घोला जा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? कोलेजन। क्लियर हो गई इतनी बात। तो घुलनशीलता के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि वसा जो होते हैं या लिपिड जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। They could be simple fatty acid. They could be simple fatty acid, साधारण बसीय अम्ल होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल होते हैं विद हाइड्रोकार्बन चेन। दोबारा से समझो मैंने क्या कहा कि कोई भी जो लिपिड होता है वो फैटी एसिड भी हो सकता है, और जो फैटी एसिड है वास्तव में ये कार्बनिक अम्लों की, समझ रहे हो ना, और ऑर्गेनिक एसिड विद ए हाइड्रोकार्बन चेन, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ कार्बनिक अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। कार्बन वेरीज फ्रॉम 1 to 90 एंडिंग इन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनका जब भी निर्माण होता है तो इनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर कितनी हो सकती है? 1 से लेकर 19 तक होती है, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ समाप्त होती है। दोबारा से सुनिए, बसीय अम्ल एक प्रकार के कार्बनिक अम्ल हैं जिनमें लंबी हाइड्रोकार्बन्स की चेन पाई जाती है। इनमें कार्बन की संख्या 1 से 19 तक होती है, और वो जो हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ समाप्त होती है। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर बात कर लेते हैं पाल्मिटिक एसिड की। ठीक, अब इसके बाद बात करें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। किसकी बात करें बेटा हम? यहां पर हम बात कर लेते हैं संतृप्त और असंतृप्त प्रकार के बसीय अम्लों की बात करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज और फोकस करेंगे यहां पर, तो अभी मैंने जैसे कहा पीछे वाली बात में, मैंने अभी एक बात बोली आपसे, पाल्मिटिक एसिड एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो CH3, यहां पर अगर आप देखेंगे
इसको बेटा एक बार और देखो, मैंने क्या कहा कि इसमें एक से 1 to 19 एंडिंग इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है पाल्मेटिक एसिड। अब पाल्मेटिक एसिड में अगर हम कार्बन की संख्या देखें तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला करके देखें तो 14, तो ये हो रहे 15, एक ये 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है। इस लंबी हाइड्रोकार्बन चेन में अंत में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। अब अगर बात करें अपन लोग किसकी बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं संतृप्त और असंतृप्त वसा की बात करें। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर चेन। अगर मॉलिक्यूलर चेन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो ऐसे वसा को हम संतृप्त वसा कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड या संतृप्त वसा। जैसे इसका एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड में हम क्या देख रहे हैं, या कोई भी डबल बॉन्ड बीच में नहीं दिया गया है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है और जो COOH के साथ समाप्त होती है। क्लियर हो गई बात। अब अगर अपन बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब यहां पे क्या है, असंतृप्त बसी अम्ल, असंतृप्त बसी अम्ल। तो असंतृप्त बसी अम्ल उनको माना जाता है जिनकी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में एक या एक से अधिक स्थान पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हो ना, यहां पर ये देख रहे हो, एक या एक से अधिक स्थानों पर डबल बॉन्ड पाया जाए और अंत में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ समाप्त होता है। तो बेटा हम इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड या फैटी एसिड। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। इतनी बात आप पूरी तरीके से समझ गए कि संतृप्त वसा वो होते जिनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते और असंतृप्त वसा वो होते जिनके लंबी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से अधिक स्थान पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करें आगे की। जनरली क्या होता है कि लिपिड जो होते हैं ना, लिपिड फैटी एसिड यूजुअली एग्जिस्टेड इन फॉर्म ऑफ ईस्टर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के ईस्टराइजेशन के द्वारा ईस्टर बनाते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे यहां पर ये आपको दिखाया गया ना, ये दिखाया गया, ये एक ट्राइग्लिसराइड्स है, लेकिन इसको समझने से पहले छोटी सी बात एनसीईआरटी की और यहां पर समझना जरूरी है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि लिपिड फैटी एसिड यूजुअली एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। फैट आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ करके एस्टर्स बनाते हैं। अब जैसे यहां पर आप एक देख रहे हो बना हुआ, तो यहां पर ये जो चीज आप देख रहे हो ना, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ये हिस्सा है ग्लिसरॉल का और इधर ये जो जुड़े हुए हैं ये है फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, इसको आप ऐसे भी देखो, ये ग्लिसरॉल दिखा रहा है, ये वास्तव में ग्लिसरॉल ऐसे होता है, देख रहे हो, CH2OH और इसके बाद फिर OH CHOH CH2OH, ये बेटा होता है ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़े हैं, मान लेते हैं कि इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड्स। अब मान लेते हैं कि इसके साथ दो जुड़े हुए हैं, मान लीजिए यहां पर केवल एक फैटी एसिड था, तो इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स।
अगर बेटा दो जुड़े हुए तो इसको हम बोलेंगे डाइग्लिसराइड, ठीक। अगर इसके साथ तीन जुड़े हुए तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फैटी एसिड विच आर एसोसिएटेड विद द ग्लिसरॉल, इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर क्या दिखाया गया, 1 2 3, तो 3 ये फैटी एसिड यहां पर जुड़े हुए हैं, 3 फैटी एसिड। इधर वाला क्या है, ग्लिसरॉल है। इधर वाले ये 3 क्या जुड़े हुए, फैटी एसिड जुड़े हुए। अब इसका नाम क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया। तो मैंने जो बात बोली अभी आपसे कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड दैट आर अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड जुड़े हुए हैं उसके आधार पर इनको हम मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड्स टर्म से कह सकते हैं। अब बेटा इसके बाद दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल्स। इनको हम बसा या तेल दोनों कह सकते हैं। किसके आधार पर, गलनांक के आधार पर। दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑयल्स और फैट। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक के आधार पर इनको तेल या बसा कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया गया, जिंजेली ऑयल। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जैसे जिंजेली ऑयल, जिंजेली ऑयल। एक बात और मैंने शुरू में भी कही थी कि सम लिपिड हैव फास्फोरस। सम लिपिड हैव फास्फोरस, क्योंकि बेसिकली तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, कि कुछ में नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। याद करो, आपको बताया गया था कि जब आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई जा रही तो मैंने कहा था वहां पर कि बाइलिपिड लेयर पाई जाती है, और वो बाइलिपिड लेयर किसकी होती है, फास्फोलिपिड की होती है। फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन लेसाइथिन, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कई बार ये लिपिड जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंस होता है। सर नर्वस सिस्टम में कहा, याद करो, नर्वस सिस्टम में भी हमने बताया था कि माइलिन शीट्स जो होती हैं वो हमेशा लिपिड की बनी होती है। बताया था कि नहीं बताया था कि कुछ न्यूरॉन्स के एग्जाम्स जो होते हैं वो माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं, और माइलिन शीट जो होती है वो लिपिड रिच होती है। तो न्यूरल टिश्यू है लिपिड। न्यूरल टिश्यू है लिपिड इन माइलिन शीथ। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप वैज्ञानिक ना बने। अगर आप वास्तव में एनसीईआरटी कायदे से कर लेते हो तो तुम्हारे सफिशिएंट उतने नंबर आ जाएंगे जितने में आप क्या हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। पढ़ाने को मैं भी बहुत सारी इधर उधर फालतू चीजें पढ़ा सकता हूं, लेकिन बेटा जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है, कैसे ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप वैज्ञानिक तो बन जाओगे, आप मेरे जैसे टीचर बन जाओगे, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको सटीक पढ़ना जरूरी है। समझ गए बात को? चलिए, आज की आखिरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा था ना, ये कि कुछ वसा ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, जैसे लेसाइथिन। इसको जब आप इस तरीके से देखो ना, ये देखिए, ये लेसाइथिन यानी फास्फोलिपिड बना हुआ है। यहां पर आप देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा यहां पर ये फास्फोरस पाया जा रहा और यहां पर ये नाइट्रोजन पाया जा रहा। एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम है बेटा, ये लेसाइथिन का फार्मूला बना हुआ है। तो बात समझ में आ गई? छोटा सा टॉपिक था, जल्दी से कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।